ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 9th का जो अपना चैप्टर है, चौथा चैप्टर अपना चैप्टर है चौथा, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अपना जो चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अर्थात सबसे पहले हम बता दें आपको कि रैखिक समीकरण क्या होता है, कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रैखिक समीकरण क्या है। रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें चरराशि की घात एक होती है। जिसमें चरराशि की घात एक होती है वो रैखिक समीकरण होता है। तथा अब बात करते हैं कि चरराशि क्या, चरराशि और अचर राशि क्या। बात कर रहा हूं चरराशि और अचर राशि। बता देता हूं आपको कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। चर राशि वे राशि है बच्चों, चर राशि वह राशि है जिसका मान हम स्वेच्छा से चेंज कर सकते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं, जिनको हम अल्फा बीटा के रूप में लिखते हैं। अर्थात ए से लेकर के जेड के बीच में जिन भी अंक से या फिर जिन भी चर राशि से आप इनको लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मान इनका स्वेच्छा से हम इसका चेंज कर सकते हैं वो यहाँ पर होती है चर राशि। अब बात करते हैं अचर राशि। अचर राशि वे राशि होती है जिनका मान हम चेंज नहीं कर सकते, जिनका मान हम चेंज नहीं कर सकते। अर्थात जो राशि जिस प्रकार संख्याओं के रूप में होती है, इस प्रकार अंकों के रूप में होती है, जिनका मान निश्चित होता है, उनका मान हम बदल नहीं सकते, उनको आप क्या बोलेंगे? अचर राशि। अब बात करते हैं कि रैखिक जो समीकरण है वो क्या होते हैं, जिसमें चर राशि तथा अचर राशि होती है। चर राशि होती है जिसमें अल्फा बीटा होते हैं, अर्थात जिनका मान हम स्वेच्छा से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अचर जो राशि है वो होते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान हम चेंज नहीं कर सकते। अब बात करेंगे अपनी जो प्रश्नावली है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब उसमें चर राशि कितनी है? दो है। तो दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसमें चर राशि कितनी है? दो है। बता दूं कि रैखिक जो समीकरण होता है उसको हम ax प्लस b से लिखते हैं। अर्थात व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ax प्लस b। रैखिक समीकरण को ax प्लस b के रूप में लिखा जाता है, जिसको हम रैखिक समीकरण कहेंगे। रिपीट कर देता हूं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिसमें चर राशि की घात एक होती है, उसको आप क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण लेने हैं, अर्थात चर राशि कितनी लेनी है? दो लेनी है। चर राशि कितनी लेनी है? दो लेनी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या आ जाएंगे? देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या आ जाएंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण आएंगे यहाँ पर a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा आ जाएगा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। अर्थात दो समीकरण, जो एक तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये जो है वो हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इन समीकरणों के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं 4.1 जो एक्सरसाइज है। 4.1 एक्सरसाइज में क्या है, ध्यान से देखना। 4.1 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। पहले हम करेंगे आलेख निरूपण। आलेख, आलेख बनाना। आलेख क्या होते हैं, आलेख किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। आलेख है, आलेख में क्या है? एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। और जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा होती हैं, उन दोनों का जहां पर सम्मोहन होता है, दोनों रेखाएं जहां पर एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर मूल बिंदु होते हैं। तो बात करते हैं आलेख की। आलेख में आपको बता दें, आलेख में आपको बता दें कि
अब बता दें आपने आलेख में देखो, एक तो होता है इसमें, एक तो इसमें क्या होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। कौन सा x अक्ष है, कौन सा y अक्ष है, ध्यान से देखना। देखो यहां पर इस प्रकार से लिख देंगे, ये है अक्ष, ये है अक्ष डैश, ये है y और ये y डैश हो गया और ये है y। देखो ये रेखा, इस पे तीर का चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये रेखा आगे की ओर बढ़ रही है, अर्थात ये रेखा आगे की ओर जा रही है। अब बात करते हैं इस पे x अक्ष कौन सा है, y अक्ष कौन सा है। ध्यान से देखना, क्षैतिज जो रेखा है, क्षैतिज जो रेखा है उसको आप क्या बोलेंगे, x अक्ष बोलेंगे। x अक्ष किसको बोलेंगे आप, क्षैतिज रेखा को, रेखा। उसके बाद में y अक्ष, y अक्ष क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। y अक्ष क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखो क्षैतिज रेखा है, x अक्ष को क्षैतिज रेखा बोलेंगे या क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहा जाता है, y अक्ष है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थांश, बात कर रहे हैं चतुर्थांश की। चतुर्थांश का मतलब है 4 भाग। अब यहां पर हमारे सामने 4 भाग हैं। ये तो हो गया पहला भाग जिसको आप लिखेंगे फर्स्ट, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। भाग कितने हो गए आपके पास, 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए हैं, 4 भाग। अब हम बात करते हैं कि 4 भाग हैं, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब बात करते हैं पहले चतुर्थांश में कौन सी संख्या प्लस की होती है, कौन सी माइनस की होती है। बता देता हूं कि एक नाम होता है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक होता है वह अंक जिससे निर्देशित किया जाता है, मतलब किसी बिंदु को निर्देशित किया जाता है, वह निर्देशांक होते हैं। और निर्देशांक है, जो निर्देशांक है वो हमेशा x और y इस रूप में होते हैं। यह रूप कहने का मतलब पहला जो मान है वो x का होता है और दूसरा जो मान है वो y का होता है। पहला मान किसका होता है, x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का होता है। बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की, ये पहला चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है, इसमें क्या है कि x का मान तो प्लस का होता है, x का मान तो प्लस का, मतलब इसमें दोनों ही किसके होते हैं, प्लस के होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों ही क्या है, प्लस के। बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की, दूसरे में क्या होता है, x का मान माइनस का होता है और y का मान किसका होता है, प्लस का होता है। बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश की, दूसरे में क्या होता है, x का मान प्लस का होता है, y का मान, x का मान माइनस का होता है, y का मान प्लस का होता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे चतुर्थांश की, तीसरे चतुर्थांश में क्या हो जाएंगे, दोनों ही माइनस के आएंगे, मतलब x और y जो दोनों मान है वो दोनों ही किसमें आएंगे, माइनस में आएंगे। बात करते हैं चौथे चतुर्थांश की, चौथे में क्या आएगा, x का मान तो किसका आएगा, प्लस का, और y का मान किसका आएगा, माइनस।